हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे महेश वर्णवाल सर की जियोग्राफी की बुक को। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पहले हम इसका जो पहला चैप्टर था ब्रह्मांड, उसको पढ़ रहे थे। इसकी पहले एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ये इसकी दूसरी वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। हम इसमें यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ गैलेक्सी तक। इसमें गैलेक्सी के आगे से पढ़ेंगे तारे और उत्पत्ति, मतलब उसकी या उसकी पूरी लाइफ साइकिल की। तारे की पूरी लाइफ साइकिल को हम इसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये आकाश के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ जो होता है ये प्रभावित होता रहता है। आकाश के घूर्णन से ब्रह्मांड में जो भी मतलब विद्यमान गैसें हैं उनका जो मेघ होता है ये प्रभावित होता रहता है, और परस्पर ये गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में क्या होता रहता है, न्यूक्लियर फिजन होता रहता है। ये इनके मतलब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो है, तो इनके सेंटर में ये न्यूक्लियर फिजन शुरू हो जाता है। और जो हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन होती है ये हीलियम में बदलने लगती है। हाइड्रोजन के हीलियम में ये कन्वर्ट होने की प्रोसेस जो है यहाँ पर ये प्रारंभ हो जाती है। और जब ये हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, इस अवस्था में ये तारा बन जाता है। और केंद्र का हाइड्रोजन जो होता है तो वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। जो सेंटर का हाइड्रोजन होता है वो समाप्त हो जाता है। और ये समाप्त होने के कारण क्या है, जो तारे का मतलब सेंटर भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, ये काफ़ी मतलब संकुचित या मतलब सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ के ये गर्म हो जाता है। किंतु इसकी बाह्य परत में क्या होता है, बाह्य परत जो होती है मतलब इसकी बाहर की लेयर जो होती है, तो उसमें ये हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना जो होता है ये जारी रहता है। जो इसकी बाहर की लेयर होती है उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में जो कन्वर्ट होना होता है ये जारी रहता है। और धीरे धीरे ये ठंडा होता है, ठंडा होकर के लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसको जब ये ठंडा होकर के धीरे धीरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है तो इसको क्या कहते हैं, रेड जाइंट या रक्तदानव कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि रेड जाइंट या मतलब रक्तदानों किसे कहते हैं। तो ये जब मतलब तारा जो होता है तो ये जब धीरे धीरे ठंडा होकर के लाल रंग का दिखाई देने लगता है तो इसे ही रेड जाइंट या तारा कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। इसके बाद हीलियम जो है, तो इसके बाद हीलियम कार्बन में, और ये कार्बन भारी पदार्थों जैसे कि लोहा में परिवर्तित होने लगता है। यहाँ पर मतलब ये स्टेटमेंट एकदम याद रखिए कि हीलियम जो होता है तो ये कार्बन में, और कार्बन जो है तो ये भारी पदार्थों में जिसमें जैसे लोहा में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है। और इसके फलस्वरूप तारे में जो होता है तीव्र विस्फोट होता है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद ये तीव्र विस्फोट होता है जिसको कि क्या कहते हैं, ये सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इसको ये सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और तारों के द्रव्यमान की बात की जाए तो तारे का द्रव्यमान जो है तो 1.4 ms से कम होता है। 1.4 ms से भी कम जो है मतलब तारे का द्रव्यमान कम होता है। तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो करके क्या कहता है, वो क्या मतलब नाभिकीय ऊर्जा जब मतलब उसकी ख़त्म हो जाती है तो ये श्वेत वामन में बदल जाता है। ये श्वेत वामन में बदल जाता है जिसके बाद ये क्या होता है, जिसके बाद इसको ये फॉसिल स्टार कहा जाने लगता है। जब तारा श्वेत मतलब अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो करके श्वेत वामन में बदल जाता है तो इसको ये जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार कहा जाता है। श्वेत वामन जो होता है तो ये ठंडा होकर के क्या होता है, ये काला वामन बन जाता है। जब श्वेत वामन जब ठंडा होता है तो ये ठंडा होकर के काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। और 1.4 ms जो है तो इसको ये चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये जो 1.4 ms है इसको ये चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर जो है, जब इससे अधिक द्रव्यमान हो जाता है तो मुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो ये अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़ करके कहाँ बाहर चले जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो जब उनका वेग अत्यधिक हो जाता है तो ये नाभिक को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, और न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जाते हैं अत्यधिक वेग के कारण, और न्यूट्रॉन इसमें बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। जब ये मतलब स्टेज आ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहर चले जाते हैं और नाभिक को छोड़ करके, और ये न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, इसको न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा जो होता है तो ये भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है तो ये मतलब एक इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये मतलब अनलिमिटेड जो है सिकुड़ता ही चला जाता है। अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक ये परिमाण या द्रव्यमान क्या है, अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। इसमें जो ये परिमाण इसका या जो भी इसका मॉस होता है या द्रव्यमान,
तो एक ही बिंदु पर ये संकेंद्रित हो जाता है। और ऐसी ये असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को क्या कहते हैं? जो ये असीमित घनत्व का मतलब द्रव्ययुक्त पिंड हो जाता है, पिंड बनता है, तो इसको ये इसको ये कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इसको ये कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहा जाता है। और ये जो ब्लैक होल होता है, तो इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। ये जो ब्लैक होल होता है, तो यहाँ से मतलब प्रकाश भी जो है, लाइट भी नहीं गुजर सकती है, इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है। और ये 1960 के दशक में ब्लैक होल की संकल्पना जो थी, तो इसको ये जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। 1960 के दशक में ब्लैक होल की जो संकल्पना थी, इसको जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। और रॉक ब्लैक होल दो या अधिक ये ब्लैक होलों का समूह होता है। जो ये रॉक ब्लैक होल होता है, तो यह दो या मतलब दो से अधिक जो ब्लैक होल होती हैं, उनका एक ये ग्रुप होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेसर। क्वेसर जो होता है, तो एक ये चमकीला खगोलीय पिंड है जो कि अत्यधिक मात्रा में क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वेसर एक ये चमकीला खगोलीय पिंड होता है जो कि ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और इवेंट होराइजन ये घटना क्षितिज जो होती है, तो ये दिक्काल में मतलब स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा है जो कि ये ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करता है। और ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ ये टेक्नोलॉजी अमेरिका व जो ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी के नेतृत्व में जो भी मतलब खगोल वैज्ञानिक हैं, तो इनके द्वारा विश्व भर में ये पहले जो भी रेडियो टेलीस्कोपों का एक नेटवर्क बनाया गया है, और इसे ही क्या कहा गया है? इसे ही ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहा गया है। जो ये मतलब विश्व भर में पहले रेडियो टेलीस्कोप हैं, इनका नेटवर्क बनाया गया है, कहाँ के? अमेरिका के और ये जर्मनी के नेतृत्व के, मतलब जो ये खगोल वैज्ञानिक हैं, इनके नेतृत्व में। और इसको ही इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना को जो है नाम रखा गया है, तो ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना इसको कहा गया है। और ये जो परियोजना है, इसी के माध्यम से इसके माध्यम से ही ये ब्लैक होल की तस्वीर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। ये परियोजना जो है, तो इसके माध्यम से ही ब्लैक होल जो है इसकी तस्वीर खींचने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। और इनसे जो भी आंकड़े मिले हैं, तो इन आंकड़ों को ये वेसाइलिन इंटरफेरोमेट्री तकनीक द्वारा एक साथ जो से समायोजित करके उनका विश्लेषण किया जाएगा। इनको एक साथ समायोजित किया जाएगा और इनका मतलब ये इनकी स्टडी की जाएगी, इनका विश्लेषण किया जाएगा। इस आभासी टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिक हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में स्थित जो ये सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल का पर्यवेक्षण करेंगे। जी, हमारी गैलेक्सी और मतलब ये मिल्की वे के सेंटर में जो ये सेजिटेरियस ए नामक एक ये ब्लैक होल है, तो इसका पर्यवेक्षण करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नक्षत्र, एस्ट्रीजर। ये क्या होते हैं? ये एक निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह को जो है क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। निश्चित आकृति में जो स्थित तारों का ग्रुप होता है, उसको नक्षत्र कहा जाता है, जिसमें ये मतलब मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा आदि होती हैं। इनकी जो है संख्या कितनी होती है? बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नाम। इनकी संख्या याद रखिए एक बार, ये 27 इनकी संख्या मानी जाती है। भारतीय जो मतलब मनीषियों ने अभिजीत नामक एक 28वां मतलब नक्षत्र है, इसकी परिकल्पना की है। जो भारतीय मतलब ये मनीष हैं, तो इन्होंने एक अभिजीत नामक एक ये नया नक्षत्र, इसको ये वैसे 27 और ये इसको 28वें की परिकल्पना की है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर तारामंडल की। तारामंडल क्या होता है? तो आकाश में जो पाए जाने वाले तारों में कुछ मतलब तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो आकाश में मतलब तारे हैं, तो ये कुछ मतलब सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को जो है तारामंडल कहा जाता है। जैसे कि ये सप्तऋषि, ओरियन, हरक्यूलिस आदि ये मतलब तारामंडलों के नाम हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ये जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी जो है मतलब संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 88 मानी गई है। और इनमें ये सेंटोरस जो है, तो सेंटोरस ये सबसे बड़ा तारामंडल है। सेंटोरस जो है, तो ये सबसे बड़ा तारामंडल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सोलर सिस्टम की, सौरमंडल की, सोलर सिस्टम की। तो सूर्य और उसके ये चारों ओर भ्रमण करने वाले जो 8 ग्रह हैं, 219 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह जो हैं, तो ये संयुक्त रूप से क्या ये सौरमंडल कहलाते हैं।
सौरमंडल जो है तो क्या किसको कहा जाता है, तो सूर्य और उसके चारों ओर मतलब जो भी भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, इसमें 219 उपग्रह शामिल हैं, धूमकेतु, उल्काएं और जो भी क्षुद्र ग्रह हैं, तो इनका एक संयुक्त रूप जो है तो इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। इसका निर्माण तो ये 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सन की, सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है तो सूर्य जो कि ये सौरमंडल का जन्मदाता का माना जाता है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। ये एक तारा है जो ऊर्जा और ये प्रकाश प्रदान करता है, और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है तो उसके केंद्र में जो हाइड्रोजन परमाणुओं का ये नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना है। सूर्य की मतलब जो अपार ऊर्जा है तो उसका स्रोत जो है तो क्या है, तो उसका स्रोत ये हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा ये हीलियम परमाणुओं में बदलना है। और ये सौर परिवार के मॉस की बात करें तो ये 99.8% सूर्य में निहित होता है, और इसकी अत्यधिक ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह क्या है, इसका चक्कर लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की संरचना की। सूर्य की संरचना कैसी है, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसको ये फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। जो भाग मतलब हमें आंखों से सन का दिखाई देता है उसको ये प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। और सूर्य का जो बाह्यतम भाग है, सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सूर्य का ये मतलब ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है तो ये हमें कब दिखाई देता है, ये केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है और इसको कोरोना कहा जाता है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतने अधिक वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ये सौर ज्वाला कहते हैं। जो ये सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके मतलब ये इसके जो परमाणु होते हैं तो इनका मतलब तूफान या मतलब इनका एक ये ग्रुप इतने अधिक वेग से निकलता है कि ये सूर्य की आकर्षण शक्ति जो होती है तो इसको भी पार करके कहाँ अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में चला जाता है, तो इसको ये क्या कहते हैं, इसको सौर ज्वाला कहते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, आगे बात करेंगे यहाँ पर जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकरा करके क्या ये रंगीन प्रकाश या जिसको अरोरा लाइट मतलब कहते हैं उत्पन्न करता है। और अभी ये अरोरा लाइट की एक घटना मतलब हाल ही में कहाँ पर देखी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये करंट का मतलब क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ये अरोरा लाइट की घटना देखी गई है, ये कहाँ पर देखी गई है। तो ये क्या करता है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकरा करके रंगीन प्रकाश या जिसको अरोरा लाइट कहते हैं उत्पन्न करता है, जिससे ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। इसको ये कहाँ पर, ये जो अरोरा लाइट की मतलब घटना होती है तो इसको कहाँ पर, इसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ही देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ये क्या कहते हैं, तो इसको अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है तो इसको ओरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर ओरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो इसको ओरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है तो वहाँ काले मतलब धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। जहाँ से ये सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, और इन्हें ही ये सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। जो ये काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं जहाँ से ये सौर ज्वाला उत्पन्न होती है, निकलती है, तो इन्हीं धब्बों को सन स्पॉट्स कहते हैं। और ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। ये जो मतलब सूर्य का टेम्परेचर हाई होता है इनसे, और ये सूर्य की अपेक्षा जो ये सन स्पॉट्स होते हैं ये ठंडे होते हैं। इनका टेम्परेचर जो है कितना होता है, इनका टेम्परेचर जो होता है तो इनका टेम्परेचर ये 1500 या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो सन स्पॉट्स होते हैं तो ये सन स्पॉट्स के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, तो इसको अम्ब्रा कहते हैं। जो ये केंद्रीय भाग मतलब सेंटर वाला जो भाग होता है सन स्पॉट्स का उसको अम्ब्रा कहते हैं। जो ये हल्के काले भाग होते हैं, जो हल्के काले भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। जो मतलब सेंटर वाला भाग होता है सन स्पॉट्स का उसको अम्ब्रा कहते हैं, और जो मतलब हल्का काला भाग होता है उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। पेनम्ब्रा से ये घिरा होता है। और सौर कलंक जो ये मतलब जो सन स्पॉट्स होते हैं तो ये सन स्पॉट्स प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सन स्पॉट्स जो होते हैं तो ये मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो पृथ्वी के ये बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। जो ये मतलब इसकी ये
हमारी अर्थ की ये बेतार संचार व्यवस्था है, इसको ये बाधित करता है। इनके ये बनने बिगड़ने की औसतन प्रक्रिया जो है तो ये 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे कि ये सौर मतलब ये सौर कलंक चक्र या सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। और सौर कलंकों की तीव्रता जो है तो पिछले 100 वर्षों में कब देखी गई थी? पिछले 100 वर्षों में ये वर्ष 2019 में सबसे कम रही थी। पिछले जो भी 100 ईयर्स में बात करें तो ये 2019 में सबसे कम रही थी सन स्पॉट्स की जो तीव्रता थी। और जो ये सौर न्यूनतम है, सोलर या मिनिमम के रूप में भी इसको जाना जाता है, इसको ये सोलर मिनिमम भी कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 11 वर्ष का नया सौर चक्र जो होगा तो ये 25वां प्रारंभ हो गया है। ये जो अभी ये 2023 मई का न्यू एडिशन है, तो ये जो वैज्ञानिकों के अनुसार तो ये सौर चक्र का 25वां प्रारंभ हो गया है। अब हम यहाँ पर ये सूर्य से सन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो ये कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से माध्य दूरी बात की जाए, सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी कितनी है? तो ये भी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य की सन के व्यास की बात की जाए तो ये 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है तो ये कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। और इसकी आयतन वॉल्यूम की बात की जाए तो ये पृथ्वी से, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से कितना है? 13 लाख गुना है। पृथ्वी से 13 लाख गुना है। और यदि मॉस की इसके बात की जाए तो मॉस इसका कितना है? तो ये 3,32,000 गुना है। कितना? पृथ्वी से ये 3,32,000 गुना है सूर्य का द्रव्यमान। और तलीय गुरुत्व की बात की जाए तो तलीय गुरुत्व जो है सूर्य का तो ये पृथ्वी से कितना है? 28 गुना अधिक है। कितना है? 28 गुना है पृथ्वी का। और केंद्रीय घनत्व की बात की जाए तो सूर्य का जो केंद्रीय घनत्व है तो ये कितना है? ये 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसका ये रासायनिक संगठन ये सूर्य बना कैसे है? तो इसमें जो हाइड्रोजन है तो ये 71% है। हाइड्रोजन सबसे अधिक है 71%। और हीलियम जो है तो हीलियम यहाँ पर 26.5%। और जो भी अन्य एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट जो है तो ये 2.5% है। आगे बात करें यहाँ पर इसके फोटोस्फीयर टेम्परेचर या सतह के ताप की बात की जाए तो ये कितना है? ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है जो है पानी बॉयल होने लगता है। और इसका जो है सन का कितना है? तो 6000 डिग्री इसकी सतह का जो टेम्परेचर है तो कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और केंद्र का ताप कितना है? तो ये 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। जो इसके सूर्य के सोचिए कितना ज़्यादा कितना ये हॉट है, कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है। जो सेंटर का है तो ये कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य के जो धब्बे हैं सन स्पॉट्स, इनका टेम्परेचर कितना है? तो इनका टेम्परेचर ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऊर्जा का उत्सर्जन जो है ये सन जो एनर्जी इसकी ऊर्जा का उत्सर्जन जो है ये एनर्जी कितनी रिलीज करता है? तो ये 10 की पावर 26 जूल पर सेकेंड। 10 की पावर 26 जूल पर सेकेंड। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसका जो ये केंद्रीय दबाव है तो कितना है? ये सेंटर का जो प्रेशर है तो ये 1 अरब एटमॉस्फेयर है। कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। और इसकी जो ये घूर्णन अवधि है घूमने की अवधि तो ये कितनी है? ये 25.38 दिन ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष है। और 35 डेज जो है तो ये ध्रुवों के सापेक्ष है। और सूर्य की आयु की बात की जाए तो ये लगभग 5 बिलियन वर्ष है। और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल जो है तो ये लगभग कितना होता है? 10 बिलियन वर्ष होता है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में समय जो लगता है तो ये 8 मिनट कितना और 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ये प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश की चाल की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की चाल है 3 × 10 की पावर 8। ये कि ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और एक ये प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की गई है, तो जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में दूरी तय की जाती है
जिसको कि एक प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। तो ये 9.46 इंटू 10 की पावर कितनी 12 किलोमीटर, मतलब 10 की पावर 12 ये किलोमीटर। और यहाँ पर जो ये इसकी एक पारसेक मतलब ये दूरी, एक पारसेक जो है तो ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये कितनी है 3.6 प्रकाश वर्ष। तो ये सन से कुछ मतलब सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आगे बात करेंगे ये सूर्य की कोरोना का अध्ययन जो है। तो सूर्य की कोरोना का अध्ययन एवं ये पृथ्वी पर एक इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली ये सौर लपटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो ने इसरो जो है तो इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना इसरो जो है तो ये आदित्य, ये मतलब अभी काफ़ी चर्चा में रहा है आदित्य L1। तो आदित्य L1 उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है और इसका प्रक्षेपण जो है वर्ष 2023 में किया गया है। यहाँ 23 में मतलब किया जा चुका है और ये जो है मतलब ये अभी भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये मतलब पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आदित्य L1 जो है तो ये उपग्रह सोलर ये कोरोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के सबसे बाह्य भाग का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है तो इसका कार्य क्या होगा, तो ये उपग्रह मतलब ये सोलर ये कोरोनोग्राफ एक यंत्र है, इसकी मदद से सूर्य की जो मतलब सबसे बाहर की लेयर है इसका अध्ययन करेगा। और ये नासा ने सूर्य की उत्पत्ति तथा सूर्य पर होने वाले ये विशाल मौसमी अंतरिक्ष तूफान, जिन्हें ये सौर कण तूफान कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करने के लिए जो है ये इसका अध्ययन करने के लिए ये सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जिसको कि ये सनराइज कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में, मिशन की घोषणा की है। इसमें ये 6 क्यूब सेट शामिल होंगे जो एक ये बड़े मतलब रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेंगे और सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जो भी मतलब जानकारी होगी उसको एकत्रित करेंगे। और यहाँ पर ये 14 अक्टूबर 2021 को चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो है तो ये प्रक्षेपित किया था। चाइना ने अपना ये 14 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष में अपना जो ये पहला सोलर एक्सप्लोरेशन ये सैटेलाइट था इसको प्रक्षेपित किया था, जिसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था सीहे। और यह उपग्रह जो है तो 517 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित होगा और जिसके द्वारा ये शोधकर्ताओं को सौर ज्वालाओं के दौरान सूर्य में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं इनको निरीक्षण करने में सहायता मिलेगी। और सूर्य के अत्यंत समीप से उसके अध्ययन हेतु ये पार्कर सौर प्रोब नासा का मिशन था। ये जो पार्कर सौर प्रोब नासा का मिशन जो ये लिविंग विद ये स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ये मिशन मतलब कब स्टार्ट हुआ था, ये मिशन ये 12 अगस्त 2018 के मध्य जो है तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको ये कैनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा फोर्थ प्रक्षेपण यान था, इसके द्वारा यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा गया था। और इस मिशन का जो मतलब उद्देश्य था तो ये सौर पवन स्रोतों के आधार पर प्लाज्मा तथा चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता एवं प्रभाव तथा जो उस ऊर्जा का पता लगाना था जो सूर्य इसको यहाँ पर किरीट भी कहते हैं कोरोना को, जो सूर्य कोरोना ताप और ये सौर पवनों को मतलब गति प्रदान करती है, इसका यहाँ पर इसका ये पता लगाना था। जो भी ये कोरोना ताप और सौर मतलब जो भी ये सोलर विंड्स होती हैं इनको ये गति प्रदान करती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये 28 अप्रैल 2021 को यह अंतरिक्ष यान जो है तो सूर्य के वायुमंडल, जिसको कोरोना कहा जाता है, सूर्य का जो मतलब बाहर का वायुमंडल है इसको कोरोना कहते हैं, इसके मध्य से उड़ान भरी इतिहास में ये पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य की कोरोना को छुआ था। ये मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे। यह अंतरिक्ष यान वर्ष 2025 में जो है तो सूर्य को कहते हैं ये 6 लाख किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगा, जो सूर्य से उसकी निकटतम दूरी होगी। कब पहुंचेगा, 2025 में पहुंचेगा। अभी चल रहा है 24, एक तो मतलब लगभग 6-7 महीने 5-6 महीने बाद पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा। और ये सूर्य से कितने 61.6 लाख किलोमीटर ये दूरी तक पहुंचेगा, जो सूर्य से कितनी उसकी निकटतम दूरी होगी। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर ये प्लैनेट या ग्रह को पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।